मैं आदेश कुमार जुनून निकट संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर एक नया सेट लेकर आए हैं आर्मी टेक्निकल, जिसमें प्राप्त 50 प्रश्न होंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जमा मस्जिद का पतला कर दो। अब ये सब देख के दरबार से आराम से बनाइए ना। पहले इधर आया इसको पतला कर दो। लाल दिया अब ये पतला कर दो। ठीक है, सब दिया आराम से ऑप्शन बोलो। जय हिंद, मैं आदेश कुमार जुनून निकट संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नया सेट लेकर आए आर्मी टेक्निकल का, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न है जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जमा मस्जिद होता है, जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, सिकंदर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन का भी यही निर्माण करवाया था। दीवान आम और दीवान खास का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका बेटा औरंगजेब। शाहजहां ही लाल किला का भी निर्माण करवाया था। तो ये था आपका पहला प्रश्न, इसका सही आंसर शाहजहां होगा। पीला लीजिए, कलर के लिए बगल में कहाँ भूल जाता है। इधर है सर, पेंसिल वाला घबरा कर रहा है। ये है ना, कौन कलर चलेगा? पीला। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था इनका। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई और 360 में वित्तीय आपात की बात की गई और 356 में राष्ट्रपति शासन का बात किया गया। अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है राधा मोहन कप का संबंध किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद नहीं होगा, यहाँ पर खेल कर लीजिएगा। किस खेल में होता है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर होगा पोलो। पोलो में राधा मोहन कप दिया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे? इसका सही आंसर होगा 1915। 1915 में आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह से पूरे भारत को भ्रमण किए थे 1916 में। और 17 में आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह बिहार से शुरू किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि फेथ को KELVI लिखा जाए तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहले इसका नंबर लिखते हैं। F 6 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है, 9, T 20 में आता है और H 8 में आता है। K 11 में आता है, E 5 में आता है, L 12 में आता है, V 22 में आता है और I 9 में आता है। देखिए 6 5 11, इसमें 5 जोड़े हैं, इसमें 4 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें 1 जोड़े हैं। पहले 5 जोड़े हैं और 5 से घटाते घटाते 1 पर ले गए। उसी तरह इसको लिख देंगे। तो ये C है 3 में, ये 12, ये 15, ये 21 और ये 4। पहले 5 जोड़ेंगे तो 8 पर आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 3 जोड़ेंगे तो 18, 2 जोड़ेंगे तो 23 और 4 में जोड़ेंगे तो 5। H से शुरू होगा, तीनों H से शुरू होगा। 16 में P, HP सब में। 18 में R, HPR लिख लेंगे, HPR नहीं, HPR नहीं, ये होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी कर लेंगे। 18 23 पर आता है, 23 पर आता है W और 5 पर आता है E। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती संतान का बेटा है। वह लड़का उमा से किस प्रकार संबंधित है? एक लड़का की ओर इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ जो वह होगा वो उस लड़का के बारे में बोल रहा है। लड़का की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा वह मेरी सास यानी मान लेते कोई सास है, इसकी सास की इकलौती संतान, इसकी कोई संतान होगी। इकलौती संतान मतलब बेटी, इकलौता बोलता तो बेटा होता, इकलौती संतान मतलब कोई बेटी होगी इसकी सास की। वह लड़का उमा से किस पर संबंधित? अच्छा, ये सास है और ये बेटी है, इसका मतलब ये दामाद हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी हो गया। और इकलौती संतान का बेटा है यानी इसका कोई बेटा, तो ये पति पत्नी है, ये बेटा है, तो इन दोनों में क्या संबंध होगा? माँ बेटा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। वह लड़का उमा से किस पर संबंधित है? तो लड़का, ये जो लड़का है ये उमा से बेटा का संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुनील और पंकज 50 छात्रों के एक वर्ग में ऊपर से क्रमशः 15वें एवं 9वें स्थान पर है। पंकज का वर्ग में नीचे से, जब पंकज का पूछ रहा है, पंकज का नीचे से कितना स्थान है? एक से करते कहां तक? 50 छात्रों तक जाना है और 9वें स्थान पर पंकज है। सुनील है 15वें स्थान पर और पंकज है 9वें स्थान पर। हमको पंकज से मतलब है पंकज 9वें स्थान पर है, मतलब 9वें स्थान पर पंकज। तो इधर से करेंगे तो कितना नंबर पर आएगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो उल्टा करना है, इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 51, और ये कितना स्थान पर? 9वां स्थान पर है, तो इसमें -9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी उल्टा करेंगे तो 42वें स्थान पर आएगा। कैसे होता है? जैसे ABCD में A से Z तक अगर ये पहला अक्षर पर है और ये 26, लेकिन उल्टा पर करेंगे तो ये कितना पर आ जाएगा? ये भी 26वां पर आ जाएगा उल्टा से। सीधा से करेंगे तो ये पहला है, उल्टा से करेंगे तो 26 है, सीधा उल्टा को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब ये 26 को अक्षर में एक ज्यादा आ जाता है, उल्टा और सीधा जोड़ने पर टोटल में एक ज्यादा हो जाता है। 26 है तो 27 हो गया, तो यहाँ 50 था तो 51 कर दिया, 51 में से 9 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 42वां स्थान ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 पर है और 42 उल्टा में 42 करेंगे तो 42 और 9 को जोड़ेंगे तो 51 आएगा, जो कि इससे एक ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर 6, 11, 21, 36, 56 के बाद यहाँ पर क्या पहले जोड़ते हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे, 11 में 10 जोड़ेंगे, फिर इसमें 5 15 जोड़ेंगे, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तब आएगा 5 10 15 20, आगे 25 जोड़ेंगे, 25 6 5 11 1 और 5 2 7 1 8, 81 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। अच्छा, सूर्योदय मतलब सुबह के समय में सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, और छाया जब सूरज पूरब में होगा तो छाया पश्चिम में बनेगा, छाया पश्चिम में बनेगा। और बोला कि गंगाधर एक खंभे के सामने खड़ा था, खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर, यानी ये जो है अगर यहां पर खड़ा होगा गंगाधर तब ना ये दाईं ओर है, ये दाईं ओर बन रहा है। दाईं ओर मतलब इस तरह मुंह करके खड़ा होगा, ऐसे ये आदमी होगा तब ना ये दाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर पड़ रही है तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा? इधर की ओर खड़ा होगा। तो इधर हो जाता है पूरब, पश्चिम। अच्छा दाईं ओर है ना, दाईं ओर खड़ा है ना, हाँ इस साइड से होगा। गंगाधर खंभे के पास खड़े, खंभे की छाया ठीक उसकी दाईं ओर बन रहा है। ये सूरज है तो पश्चिम में इसकी छाया बन रही है, ये पश्चिम में अगर छाया बन रही है तो दाईं ओर मतलब इस तरह से खड़ा होगा, दाईं ओर मतलब ये, तो ये दक्षिण की ओर खड़ा होगा, मतलब अगर दक्षिण की ओर खड़ा होगा मुड़ के, दक्षिण की ओर खड़ा होगा मुड़ के, ये अगर मुंह होगा तो ये सब दाईं ओर बन रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अगर दक्षिण की ओर खड़ा होगा मुड़ के तभी ये बाईं ओर बनेगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे मन में सोच के, तो पूरब की ओर अगर सूरज है तो पश्चिम की ओर छाया बनेगी, तो दाईं ओर छाया कब होगा? जब हम ऐसे खड़ा होंगे, मतलब दक्षिण की ओर खड़ा होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है एक प्रवर्धक, एक दृष्टकारी के रूप में, दोलनकारी के रूप में, एक विभव नियंत्रक के रूप में। अच्छा, जीनर डायोड का उपयोग हमेशा विभव नियंत्रक यानी पोटेंशियल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दृष्टकारी का उपयोग आपको पता है डीसी में, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किया जाता है। डायोड लगाते हैं विभव नियंत्रण के लिए। 12 नंबर प्रश्न यहीं पर है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका मतलब है पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण क्षेत्रफल कम करना चाहता है, क्षेत्रफल कम करने के कारण पृष्ठ तनाव कार्य करता है उसके अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है, गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि जब चलती कार में से कोई वस्तु फेंकते हैं तो उस वस्तु में भी उतना ही गति होता है जितना उस कार में, यानी जितना उस व्यक्ति में गति होता है। तो गेंद के साथ साथ वो व्यक्ति गति कर रहा है तो उसके हाथ में ही गिरेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उसके हाथ में, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहां घर्षण कम लगता है, गुरुत्वाकर्षण अपेक्षित ये घर्षण की कमी के कारण हम लोग फिसल जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोणीय गति। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप। सामान्य वायुमंडल ताप 1 एटीएम है और उबलते पानी का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को यहाँ फ़ारेनहाइट में आंसर देना है, तो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9C/5 प्लस 32, तो 9 गुने C का वैल्यू 100, क्योंकि 100 डिग्री पर उबलता है, बटा 5 प्लस 32, तो 5 से ये हो जाएगा 20, 20 नमा 180 और 32 212 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा तापमान होता है? कांच, शीशा, तांबा, जल। जल का होता है सबसे ज्यादा 536 कैलोरी पर ग्राम। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी जल का विशिष्ट ऊष्मागमान 536 किलोग्राम कैलोरी पर ग्राम होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, वाष्पीकरण होगा यानी इवेपोराइजेशन होगा तो उसका तापमान गिर जाता है। क्यों? अगर गर्म पानी से अपना हाथ धो लेंगे ना, और जब पानी वेपोराइज हो जाएगा हाथ से तो हाथ ठंडा हो जाता है। वेपोराइज के बाद यानी इवेपोराइजेशन के बाद हमेशा कूलिंग आती है, ठंडापन आता है, तो तापमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमेशा वाष्पीकरण से तापमान घटता है, याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रतिध्वनि यानी ध्वनि जो टकराता है उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। टकराता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन में तो मीडियम चेंज होता है, अवशोषण में थोड़ी टकराएगा। प्रतिध्वनि माने ध्वनि का टकराना, तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट करता है किसी चीज से तभी वो ध्वनि टकराता है, तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, समानांतर क्रम, किसी भी क्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घर में पंखे, बल्ब आदि को इसलिए समानांतर क्रम में लगाते हैं, अगर कोई एक उपकरण खराब होता है तो केवल एक उपकरण ही बंद होगा, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक उपकरण खराब होगा, बाकी सब काम करना बंद कर देगा, क्योंकि धारा सब में नहीं जा पाता है, और समांतर क्रम में एक एक करके सब में धारा जाता है, इसलिए समांतर क्रम का यूज ज्यादा बेहतर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा। विद्युत अचुंबकीय क्रोमियम ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण मतलब होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव का क्षमता इनटू दोनों पोल के बीच की लंबाई को 2L बोलते हैं। तो ध्रुव का जो मात्रक होता है वो होता है वेव एम्पियर मीटर, और ये L मतलब लंबाई का मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर, और ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट पूछता यानी विद्युतीय आघूर्ण पूछता तो क्या करते हैं? विद्युतीय आघूर्ण का होता है Q इंटू 2L। Q माने आवेश, आवेश का कूलम्ब होता है, इसका मीटर, तो कूलम्ब मीटर हो जाता विद्युतीय आवेश का, और विद्युतीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर कार्यरत त्वरण, द्रव्यमान यानी मास और त्वरण मतलब ए को दुगुना कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा? यानी F बराबर ma होता है, दोनों को दुगुना करेंगे तो 2m हो जाएगा, और 2a हो जाएगा दुगुना, 4 गुना हो जाएगा। F कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर चालक हो जाता है। प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब गर्म होगा। क्यों? क्योंकि गर्म होने से चालक तार की लंबाई बढ़ जाती है। किसी भी धातु को गर्म करेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने का मतलब है R बराबर रो L बाई ए, और लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि समानुपाती का रिलेशन है। तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब लंबाई भी बढ़ रहा होगा। तो चालक तार हो जाता है गर्म होगा तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए प्रतिरोध बढ़ाने पर चालक तार गर्म। ठीक लगाए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को न्यूटन के दूसरा नियम से, ये बल का परिभाषा है, संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है, यानी बल बराबर हो जाएगा dp बटा dt, संवेग में परिवर्तन की दर, ये फॉर्मूला होता है। या आवेग में परिवर्तन की दर भी बोलता तो हम बल ही लगाते हैं, दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, और ये इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस, प्रोटॉन होता तो प्लस कर देते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 26 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर किसी परमाणु का K और L कोष से भरा है, कोष इलेक्ट्रॉन से भरा है, यहां पर सही कर लीजिएगा, अगर किसी परमाणु का K और L कोष इलेक्ट्रॉन से भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? K का मतलब है पहला से, इसको मानते हैं K, और इसके बाद जो आता है वो होता है L। तो पहला में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाता है, और दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है। क्यों? 1s2 आता है, फिर 2s2 और 2p6, बस 2 तक लेना है। तो ये 2 और ये 6 2 8, 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 8, 8 2 10, यानी दोनों में K और L अगर भर दें तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब ईंधन तत्व है, बाकी सब ईंधन है, ये ईंधन नहीं, हीलियम ईंधन नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ यानी पुराना, अभी वाला जो है मोजले वाला नियम काम करता है, लेकिन मेंडलीफ जो पुराना वाला था वो परमाणु भार के आवर्त फलन था, अभी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। अगर बोलता मोजले के अनुसार तो परमाणु संख्या लगाते, लेकिन मेंडलीफ के अनुसार बोला ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं मेंडलीफ के अनुसार। 30 नंबर क्वेश्चन यहीं पर है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड, नमक तो पाया जाता है, समुद्री जल में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की ओर।
31 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद रहता है, निम्नलिखित में से क्या मौजूद रहता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद रहता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, ये भी याद रखिएगा। क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें कौन सा धातु होता है, मैग्नीशियम। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसे पर ताम्रपाषाण युग है ना। ताम्रपाषाण मतलब तांबा, ताम्र बोलते हैं तांबा को। तो सबसे पहले तांबा को इस्तेमाल में लाया था मानव। तैंतीस नंबर क्वेश्चन कहता है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु। जंग रहित बनाने के लिए, यानी स्टील में जंग नहीं लगता है, उसमें लोहा का प्रयोग रहता है। लेकिन लोहा में क्रोमियम मिला देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती। स्टील में क्रोमियम मिला होता है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, संगमरमर, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देते हैं तो जिप्सम बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 into ½ H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। ये याद रखिएगा दोनों का फॉर्मूला। इसमें पानी मिला देंगे तो ये ½ H2O है, 2H2O बन जाएगा, और 2H2O को गर्म करेंगे तो ½ H2O बन जाएगा। 3/2 H2O पानी बन के उड़ जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है। पारा एक द्रव धातु है, कैल्शियम द्रव नहीं है, सोडियम द्रव नहीं है, मैग्नीशियम द्रव नहीं। पारा एक द्रव धातु, बाकी सब धातु ठोस होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित, अच्छा 15 7 से विभाजित नहीं है, 15 और 85 के बीच, यानी 15 के बाद कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है। 7 गुना 14 7 या 21, यानी पहला नंबर 21 होगा, और 85 12 7 84 होता है, तो 84 एक अंतिम नंबर आएगा। 85 तो होगा नहीं 7 से विभाजित। 21 से लेकर 84 तक कितना नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। पहला पद 21, an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an 84 है क्योंकि अंतिम पद an को बोलते हैं। a यानी पहला पद 21 प्लस n माइनस 1, n ही तो पता करना है, और d 7 7 का अंतर होगा तभी तो 7 से विभाजित होगा। तो 84 माइनस 21, और ये गुना में है तो बट्टा में 7 आ जाएगा, n माइनस 1। 84 में से 1 आ जाएगा तो 3 6 बट्टा 7, 7 9 63, एक इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। n का वैल्यू 9 1 10, आंसर हो जाएगा बी। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 6 रुपया। तो CI में से SI घटा दिया, SI में से CI घटा देंगे, वो 6 रुपया आएगा। जो ज्यादा होगा वो, CI हमेशा ज्यादा होता है, SI कम होता है। CI में से SI जाएगा तो 6 रुपया। वह राशि कितनी होगी बताया है। ये दोनों में अगर संबंध रहे तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो R बराबर होता है CI माइनस SI बट्टा 1/2 SI इंटू 100। R का वैल्यू 5% दिया हुआ है, CI माइनस SI 6 रुपया, 1/2 SI का वैल्यू अभी नहीं पता है, 100 रुपया हो जाएगा। गुना 100, 100 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि रेट जो है 100% में होता है रेट, इसलिए 100 से गुना करते हैं। 6 दूना 12, 5 बराबर 12 बट्टा SI गुने 100। 5 इसको काटेंगे तो 5 से ये 20 मरतबे कर जाएगा। तो SI का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 12 गुना 24 240 रुपया। तो ये 240 रुपया, लेकिन पूछ क्या रहा है, वह राशि पूछ रहा है। राशि कितनी, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय। समय यहाँ 2 वर्ष दे दिया है, रेट 5% दे दिया बटा 100। मूलधन गुने ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ ये P है, P माने प्रिंसिपल मूलधन। 5 गुना 10, ये 10 से 10 मरतबे कट जाएगा, तो P का वैल्यू आ जाएगा 240 को 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। R बराबर यानी रेट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बट्टा 1/2 गुने साधारण ब्याज का टोटल को 100 से गुना कर देते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ था 6 रुपया, SI का वैल्यू नहीं पता था, 100 से गुना कर दिए, R 5 दिया हुआ था 5, ये
6 को सबसे नीचे वाला से गुना करेंगे, 6 दूना 12, ये SI 1 से गुना होगा तो SI रहेगा, 100 है तो 100 रहेगा, 5 से ये 20 मरतबे कट गया, ये बटा 1 है तो SI 12 दूना 24, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 यानी 240 आ जाएगा SI का वैल्यू। SI का वैल्यू आ गया यहाँ से 240। SI बराबर होता है मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन नहीं पता था, दर पता था, दर पता था 5%, समय पता था 2 वर्ष, 100 से भाग कर दिए, 5 गुना 10, 10 से इसको काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा, और 10 को यहाँ से गुना करेंगे तो 240, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू यानी मूलधन का वैल्यू 2400 रुपया, 240 को 10 से गुना करेंगे 2400 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7, 9, 12 है और उनके खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है। यदि ए अपनी आय की 1/4 बचत कर लेता है, ए बी सी की बचत का अनुपात कितना है? ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 है, तो हम मान लेते हैं कि ए का जो बचत है वो 7x, बी का जो है वो 9x और सी का जो है वो 12x, और खर्च का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात ए का जो होगा वो 8y मान लेते हैं, x तो पहले से मान लीजिए, बी का होगा 9y और सी का होगा 15y। उसके बाद बोला यदि ए अपनी आय का, यानी ये वाला आय है, आय का 1/4 बचत कर लेता है, आय 7x का 1/4 बचत कर लेता है और इतना कमाता है इतना खर्च करता है, इसका तो 7x में से 8y जाएगा तो ही बचत ही होगा, 7x - 8y बराबर हो जाएगा 7x का 1/4, ये भी बचत करता है और अगर घटा देंगे तो ही बचत ही निकलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28x, 8 चौक 32y और ये 7x आ जाएगा। 28x में से 32y बराबर 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 28x ये इधर आएगा तो -7x बराबर 32y, 28 में 7 गया तो 21x बराबर 32y। x बट्टा y का जो वैल्यू आएगा वो 32/21 आएगा, x का वैल्यू 32, y का वैल्यू 21 लगभग में, यानी रेशियो आया ना, x का वैल्यू 32 और y का वैल्यू 21, ये रेशियो आया। ए बी सी के बचत का अनुपात, बचत निकलेगा, आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, तो 7x में से 8y जाएगा तो a का बचत मिलेगा, 7x - 8y a का बचत हुआ। फिर b का बचत निकलेगा 9x - 9y, 9x - 9y। उसी तरह c का बचत निकलेगा 12x - 9y, 12x - 9y। 7x का वैल्यू आया है 32 -8 y का वैल्यू आया है 21। फिर 9x का वैल्यू आया है 32, 9 y का वैल्यू आया है 21। उसी तरह यहाँ 2 गुने x का वैल्यू 32 -9 गुने y का वैल्यू 21। इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुना करके दोनों को गुना करके घटा देंगे, फिर ये दोनों को गुना करके घटा देंगे, फिर ये दोनों को गुना करके घटा देंगे, कटेगा तो काट देंगे, करिएगा इसका 56, 99 और 69 ही आएगा। कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम लगेगा। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्या किए, ये आय था ये खर्च था, आय में से खर्च घटा दिए तो ये बचत निकल गया, आय में से खर्च घटा दिए तो बचत निकल गया। ये दिया हुआ था 7x, यानी ए अपनी आय का यानी 7x का 1/4 बचत करता है, तो 7x का 1/4 बचत करता है और आय में से खर्च घटा दिए तो बचत। इसको सॉल्व किए तो x और y का वैल्यू पता हो गया और खर्च का बचत का अनुपात पूछ रहा था तो बचत आय में से खर्च घटा दिए, आय में से खर्च घटा के x और y का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिकोणमिति से cos एक, इसके बटा में क्वेश्चन को 1 मान लेते हैं, इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो ये sin थीटा आ जाएगा, ऊपर में cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा और ये 1 इसलिए sin थीटा गुना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, sin का उल्टा cosec, cosec ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा cosec थीटा। 39 का डी। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या को 25% से गुना करना है, संख्या को 25% यानी x अगर कोई संख्या होगा तो इसका 25% 4 से भाग देंगे तो निकलेगा, किसी भी संख्या का 25% निकालना होगा तो 4 से भाग दे देते हैं,
25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या यानी बराबर उस संख्या के, यानी उस संख्या मतलब x, उस संख्या से 200 अधिक है, यानी x प्लस x का 200% अधिक है, 200%। x स्क्वायर बटा 4 बराबर हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, स्क्वायर से वो x खत्म हो गया, तो x बराबर 12 आएगा, यानी वो नंबर क्या निकला 12। ऑप्शन नंबर ए इसका 40 का ए सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 0.09 का वैल्यू निकालना है, वर्गमूल मतलब रूट अंडर करना है। तो 0.09 कब आएगा, जब 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल है, दो बार गुना करेंगे दो अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, देखो दो अंक के बाद डेसिमल है, तो 0.3 होगा आंसर, 0.3, यही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तो डेसिमल के बाद में कितना जीरो रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर से फर्क पड़ता है, यहाँ पहले जीरो नहीं होना चाहिए, 0.3 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत है यानी सब भुजा बराबर होगा, परिमाप 240 है, यानी चारों घेरा का जो सम है योगफल है वो 240 है, तो एक एक कितना होगा, 4 से भाग कर देंगे तो 60-60 आएगा, 60-60-60 करेंगे तो वर्गाकार खेत का परिमाप निकलेगा। क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, 6 36, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 3600 हो जाएगा क्षेत्रफल। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड करने के लिए c के वैल्यू मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में आता है, तो c को a से गुना करते हैं, 5 छक 30 हो जाता है, 30 को अगर 10 गुने 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और -10 और -3 करेंगे तो 13 भी आ जाएगा, -10 -3 को गुना करेंगे तो भी 30 आएगा, और -10 -3 करेंगे तो भी -13, तो यहाँ -13 है, तो 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x और प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 3 बचा x बचा, 2 से 5 मतलब कर जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो एक कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बचा 3x, ये प्लस माइनस कॉमन ले तो माइनस, ये 5 है तो 5, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 को अलग कर लेंगे, और ये 2x इसमें बचा और इसमें माइनस 1 बचा, यही आंसर हो जाएगा। 3x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1, 3x माइनस 5 यहां पर है और 2x माइनस 1 नहीं है, यहां पर 2x माइनस 1 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 5000 रुपया के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है, 5000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करता है, पहले वर्ष में 10% का घाटा होता है, नुकसान सहता है, तो 5000 में से 5000 का 10% 500 होगा, 10% मतलब एक जीरो खत्म हो जाता है, तो 500 घाटा लग गया तो घटा देंगे, लाभ होता तो जोड़ देंगे, 5000 में से 500 गया तो 4500 रुपया ही आ पाया। और बोला अगले साल यानी दूसरे साल और तीसरे साल 10% और 20% का लाभ होता है, दूसरे साल 10% का लाभ हुआ तो 4500 में 4500 का 10% 450 होगा, एक जीरो खत्म कर देंगे 10% निकल जाएगा, 4500 में 450 ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि लाभ हुआ है, तो 4500 400 4950। उसके बाद बोला 20% का फिर से लाभ होता है अगले वर्ष, ये पहले वर्ष था और ये सेकेंड वर्ष था, थर्ड यानी तीसरे साल 4950 में ऐड करेंगे, 20% लाभ हुआ है तो इसका 20% निकालने के लिए 500 से 4950 में 5 से भाग देंगे, 20% निकालने के लिए 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, 4 5 5 9 45 0, 990 इसमें ऐड कर देंगे, 990 0 9 5 14 के 4 हासिल 1 9 9 18 19 1 4 1 5 5940 इन्वेस्टमेंट किया था,
इन्वेस्टमेंट किया था 5000 और निकला 5940, तो लाभ कितना हुआ? टोटल लाभ हुआ 940 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 940 रुपया वास्तविक लाभ निकला। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन था, अगले 45 नंबर क्वेश्चन पर। यह है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। log 2x बराबर 3, तो log x या x का वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा वाला कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे log यहाँ 2 यानी बेस में 2 और यहाँ पर x रहेगा 3, तो x का वैल्यू ये बेस वाला पावर बन जाता है। सॉरी, log 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा ये पावर बन जाएगा, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ बेस बन जाएगा और ये जो टोटल का वैल्यू है वो पावर बन जाता है। तो x का वैल्यू 2 की पावर 3 मतलब 8। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर log कुछ नहीं रहता, log x का वैल्यू अगर 3 रहता तो x का वैल्यू क्या निकलता? कुछ नहीं रहता, मतलब 10 समझते हैं हम लोग। तो ये 10 वहां जाके बेस बनता और ये 3 पावर में चल जाता। कोई भी चीज अगर नहीं लिखा रहेगा 10 समझेंगे, बाकी 10 के अलावा कुछ नहीं लिखा रहेगा तो लिखा ही रहेगा। तो इसका log 2x था तो 2 यहाँ आके बेस बन गया, ये पावर बन गया, 2 के पावर 3 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया 45 नंबर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि √60 रूट प्लस √15 माइनस √135 और √x है तो x का वैल्यू क्या होगा? √60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 15 ताकि 4 बाहर आ सके, प्लस √15 का तो कुछ निकलेगा नहीं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 15 × 9 लिख सकते हैं ताकि 9 को बाहर निकाला सके। 9 का वर्गमूल 3 होता है बराबर √x। 4 बाहर निकलेगा तो 2 √15 प्लस √15 माइनस 9 बाहर निकलेगा तो 3 √15 बराबर √x। 2 √15 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 √15, 2 1 3 √15, यहाँ 2 नहीं 15, 2 1 3 √15 माइनस 3 √15 बराबर √x हो जाएगा। 3 में से 3 गया तो ये कैंसिल हो गया, 0 बचा, 0 और √x मतलब x का वैल्यू 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये हटेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 46 का ये सही आंसर हो जाएगा। यदि 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 तथा x का औसत 12 हो तो x का मान क्या होगा? यानी सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को आंकड़ा है, 12 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ के 12 से भाग देंगे तो औसत आएगा 12 प्लस x कर देते हैं। 3 11 3 3 1 4 14 14 और 7 21 21 9 30 30 15 45 45 और 13 45 55 58 58 और 8 66 और 19 66 और 19 66 के बाद 76 86 85 85 और 17 85 और 17 7 5 12 के 2 1 8 1 9 1 10 102 और 21 और 14 जोड़ दें, 4 1 5 2 7 2 1 3 1 137 आया, 137 यानी 137 प्लस x बराबर 12 144, x बराबर 144 137 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 और 4 3 7, x बराबर 7 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 7 निकलेगा। औसत निकालने क्या करते हैं? सबको जोड़ के उसके नंबर से भाग दे देते हैं, निकल जाता है, x का वैल्यू निकल गया 7। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु x होगा तो व्यक्ति की आयु यानी पिता की आयु 3 गुना है ना, 3x होगा। ये पहले की बात कर रहा है, पूर्व की बात, 10 वर्ष पहले की बात, और 10 वर्ष बाद, पहले 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में 20 वर्ष का अंतर हो जाता है। तो बाद की करते हैं, 10 वर्ष बाद जो होगा पुत्र की आयु वो x प्लस 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में 20 का अंतर। पिता का आयु हो जाएगा 3x प्लस 20, दोनों बढ़ गया 20 वर्ष। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है।
पिता की आयु पिता की आयु 3x प्लस 20 है और पुत्र की आयु x प्लस 20 है। तो बोला पुत्र की आयु का दुगुना है, यानी ये जो पिता है ये दुगुना है, तो यहां दुगुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 20 गुना 40। 3x में से 2x गया तो x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 20 गुना 40 है, 40 इधर जाएगा तो 20 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 20 बचेगा। तो x बराबर 10 बचेगा। x बराबर 10, x मतलब पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले थी। बोला उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु जो होगा ना वो x में 10 जोड़ेंगे तब आएगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले x था तो अभी कितना होगा, तो x प्लस 10, तो x प्लस 10 बटा ये 3x प्लस 10, ये ना पिता और पुत्र और पिता के आयु का अनुपात पूछा है। x का वैल्यू 10 10 10 20 बटा ये 10 या 30 और 10 40, काटेंगे तो 1 बटा x का वैल्यू 10 10 10 10 20 और 10 या 30 और 10 40, ठीक तो है। पुत्र की आयु का दुगुना है तो वर्तमान आयु का अनुपात 1 बटा 2 नहीं होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। पुत्र की आयु x, 10 वर्ष पहले पिता की आयु 3x, क्योंकि 3 गुना था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा। 10 वर्ष बाद यानी 20 वर्ष का अंतर है, 3x प्लस 20 हो जाएगा। दुगुना है कौन, पुत्र दुगुना, पिता दुगुना है, पुत्र में दुगुना कर दिया। 2x प्लस 20 गुना 40, 3x प्लस 20, 3x में से 2x गया तो x, 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा। x बराबर, x बराबर 20 ना बचेगा, x बराबर 10 कैसे हो गया, x बराबर 20 ही बचेगा ना। तो 20 20 10 30 होगा, यहाँ 30 और यहाँ 20 किया 60 और 10 70 हो जाएगा। तो 3 अनुपात 7 होगा, 3 अनुपात 7, 3 अनुपात 7 होगा, यानी या 7 अनुपात 3। उनकी वर्तमान आयु पूछा ना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि क्रम यहाँ दिया नहीं है तो कोई भी क्रम सही हो जाएगा, 7 अनुपात 3 हो जाएगा सही आंसर। 48 नंबर का सी। यहाँ x बराबर 20 होगा, x बराबर 10 कैसे हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर, विक्रय मूल्य को दुगुना करना है। मान लेते हैं अगर क्रय मूल्य होगा x रुपया तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं y रुपया। विक्रय मूल्य को दुगुना करना है, प्रॉफिट क्या होगा, अभी जो प्रॉफिट है बिना दुगुना किए वो y माइनस x होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये लाभ होगा। और बोला विक्रय मूल्य दुगुना कर दिए तो क्रय मूल्य तो वही ना है, तो लाभ हो जाएगा। अब ये लाभ हो गया। पहले का लाभ था y माइनस x और अब का लाभ है 2y माइनस x, लाभ 3 गुना हो जाता है। फिर से पढ़ते, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी ये जो लाभ है ना 3 गुना हो गया, मतलब इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3y माइनस x, 3x बराबर 2y माइनस x। 3y में से 2y गया तो 1y बचेगा और माइनस x प्लस 3x तो प्लस 2x बचेगा, तो y का वैल्यू 2x आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत यानी लाभ कितना निकलेगा, y माइनस x में वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस x बराबर लाभ है, ये y का वैल्यू आया है 2x, माइनस x कर देंगे तो x आ जाएगा लाभ। x जो लाभ आया और क्रय मूल्य भी तो x था, क्रय मूल्य को तो x मान में किए थे, गुना 100 कर देंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 तो लाभ परसेंट निकलता है, ये कैंसिल हो गया तो 100% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, 49 का बी ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या का यानी कोई एक संख्या है उसका 40% दूसरी संख्या का यानी y मान लेते कोई दूसरी संख्या का मतलब गुना 3/5 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। काटते हैं, ये 2 ये 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया तो 2x बराबर होगा 3y, तो x बट्टा y हो जाएगा 3/2, 3/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 3/2, 3 अनुपात 2।